Hey guys, welcome back to Humanities Corner. Hope you and all are doing well. तो यार आज के लेक्चर के अंदर बच्चे हम क्लास 11 जो हमारी जियो है उसकी पहली बुक का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन. राइट. तो क्लास 11 की बच्चे पॉलिटिकल साइंस की सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है. डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहां से उसको एक्सेस कर सकते हो. ठीक है. जैसे हम पोल में पढ़ रहे हैं उसी तरीके से हम ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. हम एनसीईआरटी से ही पढ़ने वाले हैं. तो जो नोट्स है बच्चे वो मैंने प्रॉपर एनसीईआरटी से बनाए हैं. सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे. नोट्स पढ़ लिए एनसीईआरटी कवर हो जाएगी. ठीक है. 90% काम आपका मैंने कर दिया है. एक बार आप एनसीईआरटी की रीड लगा लेना सो दैट आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए. राइट. नोट्स काफी वेल मैनर्ड स्ट्रक्चर्ड मैनर में है. जो डेटा है वो बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से पॉइंटर्स में बना करके दिया हुआ है. ठीक है. अब बात आती है नोट्स मिलेंगे कहाँ, तो अगैन वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे. टेलीग्राम चैनल का नाम ही दोबारा से वही ह्यूमैनिटीज_कॉर्नर है. ठीक है. बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहां से ज्वाइन करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हो. बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. इसके अलावा टेलीग्राम पे आप अपने बाकी डाउट्स भी पूछ सकते हो. ठीक है. तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. यार जो हमारी पहली बुक है, ठीक है, हमारे पास दो बुक है. पहली बुक के अंदर मेनली हमें अपनी फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करना है कि किस तरीके से अर्थ का ओरिजिन हुआ. जैसे सेकंड चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे होंगे क्या अर्थ का कंपोजिशन है. फिर धीरे धीरे हमारा लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होता जाएगा. हम फॉरेस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, हम वेजिटेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सिमिलरली हम एटमोस्फेयर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो इस तरीके से कुछ चैप्टर्स को डिवाइड करके दिया गया है जिसमें जो फिजिकल फीचर है हमारी अर्थ का, हमारे ग्लोब का, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. तो जो पहला चैप्टर है उसमें यही हम इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं कि भाई एक्चुअली में ज्योग्राफी होती क्या है, आपने जो ये सब्जेक्ट लिया है ये हमें क्यों पढ़ना है, क्या होती है. ठीक है. तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं. स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट वन, अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं बच्चे तो ये ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड्स है. पहला है जियो जिसका मतलब होता है अर्थ, और दूसरा है हमारा ग्राफोस जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन. यानी जियो मतलब अर्थ, ग्राफी मतलब डिस्क्रिप्शन. अर्थ के डिस्क्रिप्शन के जो सब्जेक्ट होता है, जो स्टडी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी बोलते हैं. वेरी सिंपल. ठीक है. अब ये टर्म किसने कॉइन की थी, इसको अरिस्थोनस ने कॉइन किया था. काफी बार पूछ लिया जाता है दैट हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो एक नंबर के लिए नाम याद रखना है और वही है एंड इट रेफर्स टू डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ सरफेस. ठीक है. कि अर्थ सरफेस का जो डिस्क्रिप्शन है. अब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या आता है अगर पूछ लिया जाए थोड़ा सा डिटेल में, तो उसके फिजिकल फीचर्स, कैसा उसका कॉम्पोजिशन है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, किस तरीके से ये जो एनवायरमेंट आज हमें देखने को मिलती है वो इवॉल्व हुई है. ठीक है. ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन का एक बहुत कहते हैं क्लोज रिलेशनशिप है अर्थ के साथ. ठीक है. हमने एक टाइम होता था जब हम जंगलों में रहते थे, आज हमारे पास सारी हाईटेक एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज है. ठीक है. हम घरों में प्रॉपर बने बैठे हुए हैं, पहले कच्चे घर हुआ करते थे. राइट. तो ह्यूमन एक्टिविटीज और उनका कैसा इंट्रैक्शन रहा है, तो ये जो पूरी जर्नी रही है स्टार्ट से लेके अभी तक और आगे क्या क्या हो सकता है, वो सब चीजें हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे होते हैं. ठीक है. आई होप यहां से आपको थोड़ा सा क्लियरेंस मिल गया कि ज्योग्राफी होती क्या है. राइट. अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि ज्योग्राफी क्यों पढ़ना है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या उसका रेलेवेंस है, क्या उसकी महत्वता है. ठीक है. तो ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट इसलिए है बच्चे बिकॉज ये हमें जो हमारे आसपास का वर्ल्ड है, एनवायरमेंट है, उसके बारे में हमें समझ देती है, उसके बारे में हमें सिखाती है. ठीक है. साथ के साथ जो इंट्रैक्शन है बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरमेंट, उसको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने क्लास 7th 8th 9th 10th में बार बार सब्सिस्टेंस फार्मिंग का जिक्र सुना होगा कि पहले जो इंसान होता था वो जंगलों में रहता था. ठीक है. बारिश के ऊपर वो डिपेंडेंट रहता था, एक छोटा सा पैच ऑफ लैंड क्लियर करता था, उसी के ऊपर खेती बाड़ी करता था. आज देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े हमारे पास ऐसे प्लांटेशन फार्म्स होते हैं. राइट. तो वो जो पूरी इंट्रैक्शन है, जो इंटरेस्टिंग सी जर्नी रही है, उसको हम ज्योग्राफी में डिस्कस कर रहे होते हैं. ठीक है. सेकेंड पॉइंट देखते हैं तो दैट इज डिपेंडेंस ऑन रिसोर्सेज. तो हमें पता है कि ह्यूमन जो सोसाइटी है वो बहुत ही डायरेक्टली डिपेंडेंट है अर्थ के रिसोर्सेज पे. वाटर हो गया, लैंड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, हमारी एयर हो गई, हवा पानी, सब कुछ हम नेचर से ही ले रहे हैं. राइट. और फिर जब हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो हम बहुत क्लोजली देखते हैं कि कैसे इन रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है थ्रू आउट द वर्ल्ड. डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रिसोर्सेज मिलते हैं. राइट. और उसको कैसे यूटिलाइज किया है ह्यूमंस ने अपने अकॉर्डिंग, अपनी क्या बोलते हैं, फैसिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए, अपने कंफर्ट जोन को बनाने के लिए. राइट. तो ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका कैसे यूटिलाइजेशन होगा, हम पढ़ते हैं ये सारी चीजें ज्योग्राफी के अंदर. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है. तीसरा अगर हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, तो हम इसमें ये पढ़ते हैं कि ओवर टाइम कैसे ह्यूमंस ने टेक्नोलॉजी डेवलप करके अपने लाइफस्टाइल को इतना एनहांस कर लिया है, एनवायरमेंट को कंप्लीटली एक नया रुख दे दिया है. राइट. फोर्थ आता है इंटर डिसिप्लिनरी नेचर. अब जो ज्योग्राफी है वो सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, ये टॉपिक इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहीं से 5 नंबर में क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं कि कैसे ज्योग्राफी बाकी सब्जेक्ट से कनेक्टेड है. ठीक है. तो जब हम
इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी ये याद रखो कि एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, यानी ये हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, ये आपका पॉलिटिकल साइंस से भी रिलेटेड है, ये आपका सोशियोलॉजी से भी रिलेटेड है, ये आपका जियोलॉजी से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो हमें एक हॉलिस्टिक यानी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है अर्थ सरफेस की और ह्यूमन एक्टिविटीज की, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं तो दैट इज एरियल डिफरेंशिएशन। हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि ओवर टाइम अगर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया है, कोई ट्रॉपिकल जोन है, कोई टेम्परेट जोन है, ठीक है, तो हम अलग अलग एरियाज में ये देखते हैं कि वहां का क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, सॉयल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का ही अगर आप एग्जाम्पल ले लेते हो तो ऊपर हमारे पास माउंटेन्स है, माउंटेन्स का लाइफस्टाइल कंप्लीटली डिफरेंट है। वहां पे आप ना ज्यादा खेती बाड़ी कर सकते हो, ना आप ज्यादा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हो। फिर नीचे जब हम नदर्न प्लेन में आ जाते हैं तो यहाँ पे फर्टाइल सॉइल है, एग्रीकल्चर कर सकते हो, यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग सकती है बिकॉज बहुत सारी रिवर्स है। सिमिलरली अगर आप नीचे जाते हो तो और अलग अलग हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो एरिया वाइज जो डिफरेंस है ना एक एरिया से दूसरे एरिया में, कि वहाँ पे कैसी क्रॉप्स है, कैसी सॉइल है, कैसा क्लाइमेट है, कैसा वहाँ पे डेवलपमेंट स्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें हमें समझने को मिलती है बच्चे ज्योग्राफी से, ठीक है। आगे चलते हैं। आई होप यहां तक समझ में आ गया ज्योग्राफी क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसका रेलेवेंस है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कनेक्टिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। तो जो ज्योग्राफी है ना वो एक बड़े पिक्चर की तरफ देखती है बच्चे, वो इस पूरी जो अर्थ है, ये जो पूरा ग्लोब है, उसको एज अ ग्लोबल विलेज देखती है, जहां पे डिफरेंट तरीके के लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट नेचर है, ठीक है। तो ज्योग्राफी का एम है वो ये समझने की कोशिश करती है कि कैसे जो आसपास में लोग हैं, थिंग्स हैं, नेचर है, एक दूसरी कंट्रीज एक दूसरे से कैसी कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये क्या रखती है, हॉलिस्टिक अप्रोच, यानी एक ब्रॉडर अप्रोच रखती है। इसके अंदर काफी सारे फील्ड्स एक साथ में आते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहां से देखते हैं फील्ड ऑफ ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं, अगर इमेज समझ में ना आए तो यार बुक खोल लेना, मे बी ब्लर हो सकती है, ठीक है। देखो हम देखते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी। हम इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमी का। सिमिलरली जब हम डेमोग्राफी को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं पॉपुलेशन, यानी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, जहां पे एरिया अच्छा होगा, लैंड फर्टाइल होगा, खेती हो सकती है, वहां पे इंडस्ट्रीज लग सकती है, जहां पे रोजगार मिल सकता है, वहां पे लोग ज्यादा रहते हैं कंपेयर टू माउंटेनियस एरियाज, राइट। तो जब हम डेमोग्राफी को पढ़ते हैं तो वहां पे भी ज्योग्राफी आती है। सिमिलरली जब हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं तो वहां पे पॉलिटिकल ज्योग्राफी आती है। ऐसे ही जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो वहां पे हिस्टोरिकल ज्योग्राफी आती है, यानी एक एरिया जहां पे पहले इतने लोग नहीं रहते थे, पर जैसे ही वहां पे इंडस्ट्रीज आई, रिसोर्सेज आए, वहां पे माइंस खुदी, वहां के ऊपर मिनरल्स मिले, तो वहां पे एकदम से बहुत सारी पॉपुलेशन आ गई, रोजगार आ गया, बहुत चेंजेस आ गया। तो ये पढ़ते हैं हम हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में। सिमिलरली सोशल ज्योग्राफी में हम सोशियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं कि सोसाइटी के अंदर कैसे चेंजेस आए। अब जब वहां पे डेवलपमेंट हो गई तो वहां पे डिफरेंट कल्चर के लोग आकर के रहने लगे, वो साथ में रह रहे हैं, इसके अलावा वो कैसे डेवलप कर रहे हैं, कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली फिलोसफी के अंदर हम थॉट्स को पढ़ते हैं कि क्या क्या डिफरेंट आइडियाज है, क्या क्या थ्योरीज दी गई है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम कल्चरल ज्योग्राफी को पढ़ रहे होते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट कल्चर के लोग आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरिया से वो घुल मिल जाते हैं, राइट। सिमिलरली उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस में हम एनवायरमेंटल ज्योग्राफी को पढ़ रहे होते हैं, हम प्लांट्स को पढ़ रहे होते हैं, एनिमल्स को पढ़ रहे होते हैं, हम जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं उन सबको पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। सिमिलरली जूलॉजी के अंदर हम जू ज्योग्राफी एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, पेडोलॉजी के अंदर हम सॉइल के बारे में पढ़ रहे होते हैं, हाइड्रो ओशिनोग्राफी के अंदर हम वाटर सिस्टम को पढ़ रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें, सिमिलरली मेट्रोलॉजी के अंदर हम क्लाइमेट को डिस्कस कर रहे होते हैं, जियोलॉजी के अंदर हम जियोमॉर्फोलॉजी यानी अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो ज्योग्राफी बहुत सारे साइंसेस से कनेक्टेड है, ठीक है। इसीलिए ये क्या करती है, ये एक ब्रॉडर पिक्चर के अंदर एज अ सब्जेक्ट काम करती है, ठीक है। इट वर्क्स क्लोजली विद अदर साइंसेस ताकि वर्ल्ड को और बेटर तरीके से समझा जा सके, ठीक है। इट कंबाइंस इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट एरियाज और देखती है कि कैसे उन सबको एक साथ फिट टुगेदर करके एक थ्योरी लाई जा सकती है, एक एक्सप्लेनेशन लाया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट है इंपैक्ट ऑन हिस्ट्री। तो ज्योग्राफी का एक बहुत मेजर इंपैक्ट है हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स और ओशियंस अगर आप देखते हो, पहले माउंटेन्स के अंदर रोड्स बनाना प्रैक्टिकली इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं था। अब आज के टाइम पे हमने इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर लिया है कि हम पहाड़ों को काट काट के रोड्स बना रहे हैं, टूरिज्म स्पॉट्स बना रहे हैं, राइट। तो ये सब भी हम ज्योग्राफी के अंदर देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लुकिंग एट चेंजेस ओवर टाइम। तो ज्योग्राफी स्टडी करती है कि किस तरीके से चेंजेस आए हैं ओवर टाइम। काफी एरियाज होते थे, अभी जैसे हम देखते हैं अर्थ का जो इन्वायरमेंट नेचर है, पहले वो इतना गर्म नहीं होता था, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये सब चीजें कौन पढ़ता है, ज्योग्राफर्स पढ़ते हैं, ठीक है। वो देखते हैं कि किस तरीके से ह्यूमंस ने इन चेंजेस को शेप किया है और किस तरीके से कंप्लीटली एक डिफरेंट सेट हमें देखने को मिलता है। आज से 100 हजारों सालों पहले जाओगे तो एक कंप्लीटली डिफरेंट सोसाइटी थी, राइट। सो इट कनेक्ट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स,
ठीक है, एंड उससे हमें ज्यादा अच्छे से डिफरेंट डिफरेंट एंगल से वर्ल्ड को समझने की समझ मिलती है, राइट ये क्या करता है, इट इज लाइक अ ब्रिज बिटवीन एरिया ऑफ नॉलेज एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ थिंग्स वर्क। प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है कौन, ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया ज्योग्राफी एक तरीके से हमारी डेली लाइफ का पार्ट है, हमने देख लिया जूलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो गया, आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, आपका सोशियोलॉजी हो गया, आपका मेट्रोलॉजी हो गया, हर चीज के अंदर हम कहीं ना कहीं ज्योग्राफी को पढ़ रहे होते हैं, और ये सारी चीजें मिलकर के इस सब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा डिफरेंट बना देती है, राइट। आई होप यहां तक समझ में आया, राइट पहला चैप्टर है, तो जितना इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे कि क्या है ज्योग्राफी, उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल आपको आगे रहने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक मेजर हमारा जो इसी से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ज्योग्राफी एज ए इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में लिखा हुआ है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। तो दो मेजर अप्रोचेस है जिसमें हम ज्योग्राफी को स्टडी कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली है सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक से मतलब है टाइप्स, याद रख लो। बस जब आप जहां पे ज्योग्राफी को या कोई भी अगर आप एरिया पढ़ रहे हो तो उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेजिटेशन को पढ़ रहे हो तो उसके आप टाइप्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो कि कैसे कैसे फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल है, फिर उसके बाद आपका कॉनिफॉरेस्ट फॉरेस्ट आता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट। ठीक है, इसको किसने पीनियर किया था, यानी किसने इसको डेवलप किया था, इस अप्रोच को दिया था, अलेक्जेंडर वान हम्बल्ट ने। ठीक है, अब ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है स्पेशल पैटर्न, यानी क्या क्या डिफरेंट टाइप्स आपको देखने को मिल रहे हैं एक पर्टिकुलर फीचर के। ठीक है, और इसी को आप टाइपोलॉजीज यानी टाइप्स कहते हैं। ठीक है, सेकंड है रीजनल, नाम से समझ में आ रहा है कि आप रीजन वाइज स्टडी करते हो कि इस एरिया के अंदर क्या क्या फीचर्स है, कैसा उसका लैंड है, कैसा उसका क्लाइमेट है, कैसी वहां पे वेजिटेशन होती है, कैसे वहां पे रोजगार है, कैसे वहां पे मिनरल्स है, राइट। तो इसको डेवलप किया था कार्ल रिटर ने। ठीक है, ये हायरार्की के अंदर रीजन को डिवाइड कर देता है, यानी एक आप ब्रॉडर पिक्चर देखते हो, राइट। जब डेवलपमेंटल प्लान्स आते हैं तो एक तो पूरे नेशन के लिए आते हैं, राइट, जैसे मेजर हाईवेज आ गए, फिर एक स्टेट का प्लान आता है, फिर उसके नीचे भी लोकल लेवल के प्लान्स आते हैं। ठीक है, तो ये हायरार्की में डिवाइड करता है, और रीजन्स आप नेचुरल, पॉलिटिकल, डेजिग्नेटेड एरिया, इस तरीके से उनको डिवाइड करके स्टडी कर सकते हो उनके रीजनल पैटर्न्स को। ठीक है, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, काफी बच्चों को नहीं समझ में आता है। हमको लिखा गया है कि ज्योग्राफी एग्जिबिट्स डुअलिज्म, राइट। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चे, ये हमें क्लास 12th में पहले चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, ओके। तो होता क्या है, सॉरी, ओके, एक होता है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, और दूसरा होता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये दो व्यू पॉइंट्स हमको देखने को मिलते हैं, मेजरली दो थ्योरीज दी जाती है। पहले कहते हैं कि इंसान जब पहले था ना, जब प्रिमिटिव हमारी सोसाइटीज हुआ करती थी, तो जो इंसान था, वो हम ह्यूमन बींग्स जो थे, वो नेचर से डरते थे, उनकी पूजा करते थे, उनको प्रोटेक्ट करके रखते थे, सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे। ठीक है, तो वो वाली स्टेज थी, यानी ह्यूमन जो था वो नेचर के अकॉर्डिंग चलता था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होने लगी, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस आने लगे, धीरे धीरे क्या हुआ, अब नेचर ह्यूमंस के अकॉर्डिंग चलता है, राइट। अब जो सोसाइटी है वो एडवांस सोसाइटी है। हम नेचर, अब क्या था, पहले पहाड़ों के अंदर हम नहीं बना सकते थे रोड, अब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि हम पहाड़ों को काट के रोड बना रहे हैं। सो ये एक डुअलिस्ट अप्रोच हमको देखने को मिलती है कि पहले ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग चलता था, आज नेचर ह्यूमन के अकॉर्डिंग चलता है, यानी ह्यूमन ने इस तरीके से डेवलपमेंट कर लिया कि वो नेचर को अपने अकॉर्डिंग इवॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो यही इनिशियली क्या था, हमारी फिजिकल ज्योग्राफी थी। फिजिकल ज्योग्राफी यानी जहां पे नेचर सुप्रीम हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे हमारा बाद में इवॉल्विंग टू इंक्लूड ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी ह्यूमन सुप्रीम होने लग गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि अर्ली हमारा जो फोकस होता था वो नेचुरल फीचर्स पे होता था, और अब हमारा लेटर ह्यूमन इन्फ्लुएंस, किस तरीके से ह्यूमन चेंजेस लाना चाह रहा है आज के टाइम पे। आप किसी भी एरिया के अंदर, पहले क्या होता था, पहले क्या होता ही क्या है कि एक जो क्रॉप होती है पर्टिकुलर, वो एक पर्टिकुलर टाइप के क्लाइमेट में ही उगाई जाती है। ठीक है, लेकिन आज उनकी ब्रीडिंग करा दी जाती है, डिफरेंट डिफरेंट और वेरियंट्स बनाए जा सकते हैं साइंटिफिक तरीके से, बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई है। तो बेसिक ये जो डुअलिस्ट अप्रोच है उसमें यही है कि पहले जो अर्ली स्टेज था उसमें नेचुरल फीचर था, ह्यूमन नेचर से डरता था, नेचर सुप्रीम हुआ करता था। लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि ह्यूमन की इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ गई है, बिकॉज इसने बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस कर लिए हैं, तो अब यहाँ पे ह्यूमन सुप्रीम हो गया है और वो अपने अकॉर्डिंग नेचर को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, ओके कूल। आगे चलते हैं। तो हाँ ठीक है, हमने दो अप्रोचेस पढ़ी थी, सिस्टमैटिक और रीजनल। अब इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। सिस्टमैटिक अप्रोच को अगर हम देखते हैं तो बच्चे स्टार्ट में देखो, सिस्टमैटिक अप्रोच के तीन टाइप्स हैं। पहला है फिजिकल, ठीक है, दूसरा है हमारा ह्यूमन,
और तीसरा है हमारा इंटरफेरेंस बायोग्राफी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो क्लास 11th है हमारी, क्लास 11th में पूरा हम फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं, एंड क्लास 12th के अंदर हम पूरा ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज है, इनकी काफी सारी सब कैटेगरीज है, इस स्लाइड पे वो हम डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी, यानी फिजिकल फीचर्स को हम पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, जियो का मतलब होता है लैंड, राइट। तो जब हम लैंडफॉर्म्स को पढ़ते हैं, इवोल्यूशंस को पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से माउंटेन्स एग्जिस्टेंस में आए, कि 2 प्लेट्स टकरा गई थी, राइट। सिमिलरली प्लेट्यूज का एक डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है, तो वो वाली चीज हम इसके अंदर पढ़ रहे होते हैं। फिर है क्लाइमेटोलॉजी, नाम से समझ में आ गया कि हम एटमॉस्फेयर को पढ़ रहे हैं, वेदर को पढ़ रहे हैं, उसके एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट को पढ़ रहे हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमें टेम्परेचर के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, राइट। थर्ड है हमारा हाइड्रोलॉजी, नाम से समझ में आ गया, हम ओशियंस को, रिवर बॉडीज को, इनको पढ़ रहे होते हैं, इनका क्या इंपैक्ट होता है, किस तरीके से ये डिग्रेड होती जा रही है, राइट। तो ये सब चीजें हम हाइड्रोलॉजी में पढ़ते हैं। सिमिलरली सॉइल ज्योग्राफी में हम सॉइल के फॉर्मेशन को, टाइप्स को, डिस्ट्रीब्यूशन को, यूसेज को, इन सबको पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, नाम से समझ में आ गया, फिजिकल ज्योग्राफी फिजिकल फीचर्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला है सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी, यानी हम देखते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर डिफरेंट कल्चर है, लोग कैसे इवॉल्व हो गए हैं, पहले लोग कैसे रहते थे, आज का उनका लाइफस्टाइल कंप्लीटली डिफरेंट हो गया है, राइट। आज बहुत सोफिस्टिकेटेड टाइप के लोग हो गए, पहले थोड़े ओपन हुआ करते थे, घुल मिल कर रहते थे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंदर, इसके अंदर ये हम क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं डिटेल में, 1 बाय 1। ठीक है, पॉपुलेशन से समझ में आ गया कि हम पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है, कैसे लोग डिस्ट्रीब्यूटेड है माउंटेनियस एरियाज में, या लद्दाख जैसी साइड पे जाओगे जब आप, वहां पे आपको पॉपुलेशन कम देखने को मिलती है, नदर्न प्लेन्स में या सदर्न इंडिया के अंदर आपको पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलती है। डेंसिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सेक्स रेशियो के बारे में, माइग्रेशन, रूरल अर्बन सेटलमेंट्स, ये सब आता है हमारा पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी में। ठीक है, सिमिलरली इकोनॉमिक ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली नाम से समझ में आ गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में हम डीपली स्टडी करते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में हम हिस्टोरिकल प्रोसेसेस, यानी पहले इंसान कैसे रहता था एंड अब उसने कैसे मदर नेचर को इवॉल्व कर लिया है, वो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम एनालाइज करते हैं कि कौन से ऐसे पॉलिटिकल इवेंट्स है, बाउंड्रीज है, इलेक्टोरल बिहेवियर है, जिस वजह से एक पर्टिकुलर एरिया की ज्योग्राफी के अंदर काफी सारे चेंजेस आए हैं। ठीक है, थर्ड जो हमारी कैटेगरी है दैट इज बायोग्राफी, बायो का मतलब होता है लिविंग। ठीक है, पहली थी फिजिकल फीचर्स जिसमें हमने बेसिक कंपोजिशन पढ़ना था, दूसरा था ह्यूमन ज्योग्राफी जिसमें मेजर डेटा हमारा कंपोजिशन से रिलेटेड, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, कैसी उनकी सोसाइटी है, कैसे उनके इकोनॉमिक ऑक्यूपेशंस हैं, उन सबसे रिलेटेड था। बायोग्राफी के, बायोज्योग्राफी के अंदर हम लिविंग को पढ़ रहे होते हैं, यानी जैसे प्लांट ज्योग्राफी, तो इसके अंदर हम नेचुरल वेजिटेशन को, प्लांट लाइफ को डिस्कस कर रहे होते हैं, फोना को। ठीक है, सिमिलरली सॉरी फ्लोरा को। ठीक है, जू ज्योग्राफी नाम से समझ में आ गया, जू से एनिमल समझ लो, यानी फौना को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, एनिमल लाइफ को, एनिमल हैबिटेट को, उनके हैबिटेशंस को डिटेल में पढ़ रहे होते हैं कि वो कैसे रहते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इकोलॉजी और इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मेनली हम पूरे इकोलॉजी या इकोसिस्टम में सब आ गए, प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, ह्यूमन बीइंग आ गई, फूड चेन आ गया, वो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम आपका आ गया, एनवायरमेंट भी हो गई। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में हम एनवायरमेंटल इश्यूज, लैंड डिग्रेडेशन, पोल्यूशन, कंजर्व कैसे किया जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ रहे होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट सिस्टमैटिक अप्रोच। अब यहाँ पे 2 पॉइंटर्स हो रहे हैं, काफी बच्चे बोलेंगे ये क्या है, तो ये दोनों में कॉमन है, ये आप सिस्टमैटिक में भी पढ़ना है आपने और आपने रीजनल में भी पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम इनको रीजनल में डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल को और मेथड एंड टेक्निक को। ठीक है, पहला समझ में आ गया, सिस्टमैटिक के 3 पार्ट है, फिजिकल, ह्यूमन और बायोजियोग्राफी। ठीक है, थर्ड अगर हम बात करते हैं रीजनल अप्रोच की, तो पहला पार्ट है रीजनल स्टडीज या एरिया स्टडीज। ठीक है, नाम से समझ में आ गया, यहाँ पे चार्ट भी लगाया हुआ है। पहला रीजनल स्टडीज यानी माइक्रो, सपोज करो हम एक बड़े एरिया को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उसके कैसे फीचर्स है, कैसा लैंड है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, माइक्रो रीजनल स्टडी में हम किसी छोटू से एरिया को पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एरिया वाइज डिवाइड करके उन एरियाज को स्टडी कर रहे होते हैं, उनकी ऊपर डीप रिसर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं तो जैसे ये नॉर्मली सभी कंट्रीज करती है, कंट्री प्लानिंग, रूरल अर्बन टाउन प्लानिंग, है ना। तो मेनली रीजनल अप्रोच का मतलब बच्चे क्या है कि हम रीजन वाइज ज्योग्राफी उसकी पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट करती है। ठीक है, उसका लैंडफॉर्म कैसा है, अगर प्लेन है, फर्टाइल है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती है। अगर माउंटेनियस रीजन है तो हम ऐसी क्या स्कीम्स ला सकते हैं कि वहाँ के लोग रोजगार बना सके। ठीक है, उनको कुछ ऐसे कॉटेज इंडस्ट्रीज वहाँ पे चल सकती है, जैसे आप हिमाचल साइड में जाओगे तो लोग घरों में बहुत सारे हाथ के बुन करके स्वेटर्स बनाते हैं, शॉल्स बनाते हैं, फिर उनको आगे सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल जैसी साइड्स पे जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि वहां पे टूरिज्म बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो
ज्योग्राफिकल जब हम किसी एरिया को समझते हैं तो हम समझते हैं कि वहाँ का लैंडफॉर्म कैसा है, ठीक है? फिर हम वहाँ के लोगों की सोसाइटी के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। फिर हम समझते हैं कि यहाँ पे कौन-कौन सी ऐसी इकोनॉमिक ऑक्यूपेशंस आप ला सकते हो, इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हो, कौन से ऐसे रोज़गार हैं जो आप वहाँ पे ला सकते हो। फिर उस अकॉर्डिंग आप रीजन को प्लान करते हो। इसी तरीके से तो ज्योग्राफी अगर आप एक कंट्री की डेवलपमेंट में बहुत मेजर रोल है। हम डेवलपमेंट में हमेशा इकोनॉमी को पढ़ रहे होते हैं, बट ज्योग्राफी इज़ आल्सो इक्वली रिस्पांसिबल, राइट? ओके, आगे चलते हैं रीजनल डेवलपमेंट। तो बेसिकली आप एक पर्टिकुलर रीजन की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे होते हो। आप देखते हो कि कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज है जिससे वहां पे ग्रोथ आ सकती है, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज है जहां से वहां पे डिस्पैरिटीज, अगर कोई भी अनइक्वालिटी है उसको आप हटा सकते हो, राइट? सो ये होता है रीजनल डेवलपमेंट में, ठीक है? अगेन ये हम जो हमारी क्लास 12th है वहां पे प्रॉपर प्रॉपर इनके ऊपर चैप्टर बने हुए हैं, वहां हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अब रीजनल एनालिसिस ये दोनों में ही आता है, आप सिस्टमैटिक अप्रोच में भी इसको यूज करते हो, रीजनल में भी, ठीक है? तो देखो इसमें पहली है फिलोसफी या फिर प्रिंसिपल, है ना? पहली फिलोसफी या फिर प्रिंसिपल है। इसमें पहला है जियोग्राफिकल थॉट, यानी आप उसकी ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करते हो, कैसा लैंड पैटर्न है, ठीक है? दूसरा, आप लैंड और ह्यूमन का इंटरेक्शन समझने की कोशिश करते हो कि वहां पे जो ह्यूमन है और लैंड कैसे इंटरेक्ट करता है। अगेन वही आप वहां पे रोजगार देखते हो, वहां का ऑक्यूपेशन देखते हो, ठीक है? कि लोग कैसे सोसाइटी के साथ रहते हैं, वहां पे एग्रीकल्चर ज्यादा होती है या इंडस्ट्रीज ज्यादा है या कोई और ऐसी एक्टिविटी है जो वहां पे ज्यादा होती है, ठीक है? सो दैट इज प्रिंसिपल अप्रोच की सबसे बेसिक है, आपने लैंड को फिगर आउट करना है, कैसी वहां पे लैंड है और कैसा वहां पे ऑक्यूपेशन और लोगों की सोसाइटी का रहन सहन है, ठीक है? दूसरा है मेथड एंड टेक्निक। इसके अंदर काफी सारे अब आप मेथड्स यूज करते हो उस एरिया को स्टडी करने के लिए, जैसे कार्टोग्राफी यानी मैपिंग टेक्निक्स के थ्रू आप समझने की कोशिश करते हो कि कैसे रोड्स को बनाया जा सकता है, कैसे टाउन प्लानिंग की जा सकती है, कौन सा ऐसा एरिया है जो सबसे ज्यादा सूटेबल है इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, ठीक है? तो आप कंप्यूटर के थ्रू, मैपिंग टेक्निक्स के थ्रू वहां पे इस एरिया को डीपली फिजिकल टर्म्स के ऊपर समझने की कोशिश करते हो, ठीक है? दूसरा है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स या फिर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। तो इसमें आप जो भी डेटा आपके पास होता है पहले का कि वहां पे लोग कैसे रहते थे, उस सबको आप एनालाइज करने की कोशिश करते हो, जो भी आपके पास क्वांटिटी वाइज कोई भी डेटा अगर आपके पास अवेलेबल है तो, ठीक है? थर्ड है फील्ड सर्वे मेथड, यानी ऑन ग्राउंड जाकर के आप डेटा कलेक्ट करते हो, देखते हो कि एक घर में कितने लोग रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है, कैसे आप उन सब चीजों को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है? और फोर्थ है हमारा जियो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी जो भी आपके पास रिमोट सेंसिंग है, सैटेलाइट्स के थ्रू आप एनालाइज करने की कोशिश करते हो, जीआईएस जीपीएस सिस्टम के थ्रू आप उस पर्टिकुलर एरिया के फिजिकल फीचर्स को समझने की कोशिश करते हो, ठीक है? और थर्ड है हमारा कांस्टेंट एवोल्यूशन। तो हमें टाइम टू टाइम हर एरिया के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, साथ के साथ हमारी टेक्नोलॉजी में भी हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो ना आज के टाइम पे नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है जिससे आप और भी ज्यादा बेटर तरीके से अपने वर्ल्ड को समझ सकते हो, ठीक है? तो टेक्नोलॉजीज हैव एनहांस द कैपेसिटी ऑफ अटेम्प्टिंग सिंथेसिस, ठीक है? आप और भी ज्यादा कम टाइम के अंदर सही तरीके से एक पर्टिकुलर एरिया को स्टडी कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग उसकी प्लानिंग भी कर सकते हो, ठीक है? तो अप्रोचेस ये था, अप्रोचेस से क्वेश्चन आ सकता है। तो अप्रोचेस में हमने डिस्कस कर लिया, एक है सिस्टमैटिक जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है और दूसरी हमारी रीजनल जो मेजरली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है? ओके, यहाँ पे आता है लास्ट टॉपिक, फटाफट से इसको देखते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंपॉर्टेंस, ठीक है? क्योंकि हमारी जो क्लास 11th है वो सोनली हमें उसके अंदर फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ना है, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में बेसिकली आप स्टडी करते हो कि कैसे अर्थ का नेचुरल जो एनवायरमेंट है उसका कैसा कॉम्पोजिशन है, कैसा स्ट्रक्चर है, राइट? तो इसमें आप लिथोस्फीयर को पढ़ रहे होते हो, यानी लैंड को, ठीक है? लैंडफॉर्म को, ड्रेनेज सिस्टम को, रिलीफ फीचर्स को, क्या एक तरीके से लैंड एरिया है स्पेसिफिकली, ठीक है? दूसरा एटमोस्फेयर, यानी आप वहाँ के क्लाइमेट को समझ रहे होते हो, कैसा टेम्परेचर है तो कैसी वहाँ पे क्रॉप्स उगाई जा सकती है, ठीक है? कैसा विंड्स है, कैसा प्रेसिपिटेशन है, राइट? उसके बाद हाइड्रोस्फीयर में आप वाटर रिसोर्सेज के बारे में देखते हो। डेफिनेटली अगर आपको कोई इंडस्ट्री भी लगानी है तो आपको पानी का सोर्स भी देखना होगा, राइट? नेक्स्ट है बायोस्फीयर, यानी आप लाइफ फॉर्म, बायो का मतलब होता है लिविंग, लाइफ फॉर्म को एनालाइज करते हो, किस तरह ह्यूमंस है, किस तरीके की वहाँ पे आपको स्पीसीज देखने को मिलती है। मे बी आप वहाँ पे डेयरी फार्मिंग कर सकते हो, डेयरीज लगा सकते हो अगर एनिमल्स वहाँ पे एक सूटेबल एनवायरमेंट है तो, ठीक है? वो भी एक आपका ऑक्यूपेशन है, राइट? अलॉन्ग विद इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, आपको मेक श्योर करना होता है कि ना तो आपकी फूड चेन डिस्टर्ब होनी चाहिए और आपका इकोलॉजिकल बैलेंस भी बरकरार रहना चाहिए, ठीक है? तो ये हमारे कुछ तरीके थे। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लैंड को पढ़ रहे होते हैं, मेजरली एटमॉस्फेयर को पढ़ रहे होते हैं, और अपने क्लाइमेट को एटमॉस्फेयर में पढ़ लिया, हाइड्रोस्फीयर वाटर को पढ़ रहे होते हैं, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में सारा आपका इकोलॉजिकल सिस्टम आ गया जिसमें आपकी एनवायरमेंट भी आ गई, मैन भी आ गया, वुमेन भी आ गई, मतलब सॉरी ह्यूमन बींग्स आ गए, आपका एनिमल्स भी आ गया, आपका प्लांट्स भी आ गया, आपकी इन्वायरमेंट भी आ गई,
ठीक है। आगे चलते हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज यही जो हमारा फिजिकल फीचर है, यही तो बेस है ना ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए। पानी ना हो, आपके पास लैंड ना हो, तो आप इंडस्ट्रीज कहाँ लगाओगे, एग्रीकल्चर कहाँ करोगे, डेवलपमेंट कहाँ करोगे, राइट। तो जो लैंड फॉर्म है ये फाउंडेशन है ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। आप इसको एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हो, यहीं से आप मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके इंडस्ट्रीज लगाते हो, आप इन्हीं को ही पास्चर या फिर लैंड्स के लिए यूज करते हो, फॉरेस्ट के लिए, टूरिज्म के लिए, एक्सेट्रा, ठीक है। सिमिलरली ओशियंस के अंदर काफी रिच मेराइन लाइफ है जो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखती है। सिमिलरली मिनरल्स और सॉइल्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। टेम्परेचर और जो प्रेसिपिटेशन है वो भी हमारी फॉरेस्ट की डेंसिटी को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। हाँ, इसके साथ साथ प्रेसिपिटेशन हमारे ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज कर देता है, राइट। तो इसीलिए बिकॉज ये बेस है हमारी फाउंडेशन का, जो फिजिकल ज्योग्राफी है ये हमारी डेली लाइफ का एग्जिस्टेंस का हिस्सा है। अब हम पढ़ पा रहे हैं, हम घर के अंदर बैठे हुए हैं, अच्छी टेम्परेचर है, अच्छा इन्वायरमेंट है, राइट। तो हर चीज के अंदर मेरे को पानी चाहिए तो मैं पानी पीऊंगी, खाना खाना, ये सब कहाँ से मिलता है, ये सब हमको मदर नेचर से मिलता है, जो हम कहाँ पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के अंदर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट। अगर हम देखते हैं तो क्लाइमेट से हमारा हाउसिंग, क्लोथिंग पैटर्न, फूड हैबिट्स, वेजिटेशन, इंडस्ट्रीज, सारी चीजें इंपैक्ट हो रही होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, हम ये भी डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। हमें इनका अंधाधुंध यूज नहीं करना है, हमें इनको कंजर्व भी करके चलना है, ठीक है। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो जो फिजिकल एनवायरमेंट होती है वो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है और हम इनका यूटिलाइज करते हैं, तो साथ के साथ हमें मेक श्योर करना होगा कि हम जब हमें फिजिकल एनवायरमेंट की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, हमें पानी की महत्वता का पता है कि पानी फिक्स्ड रिसोर्स है, आप इसको दोबारा से नहीं बना सकते हो, राइट। सिमिलरली मिनरल्स को भी आप नहीं बना सकते हो, बहुत सालों साल लग जाते हैं। तो जब हम फिजिकल एनवायरमेंट को थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम बेटर तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं या फिर सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। फटाफट से मैं रिवाइज करा देती हूँ। पहले हमने डिस्कस कर लिया ज्योग्राफी क्या है, दो टर्म से मिलकर बनाया, जियो मतलब अर्थ एंड ग्राफी मतलब डिस्क्रिप्शन, यानी अर्थ का जो डिस्क्रिप्शन है, उसके फीचर्स है, उसके कॉम्पोजिशन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके से ह्यूमन उस पर रहता है, कैसे उसको इवॉल्व किया गया, ये सब हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। ये सारा वही है। उसके बाद ज्योग्राफी एज ए इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन हमने देख लिया कि किस तरीके से वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से लिंक्ड है, और एक बॉर्डर पर्सपेक्टिव से जब हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो हमें एक ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है अपने नेचर को, अपने ग्लोब को, अपने अर्थ को समझने की। दो अप्रोचेस है सिस्टमैटिक के अंदर हमारे पास। सबसे पहले तीन अप्रोचेस है, फिजिकल यानी जो भी फिजिकल फीचर्स है, ह्यूमन ज्योग्राफी यानी ह्यूमन नेचर के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं, एंड बायो ज्योग्राफी यानी लिविंग बींग्स के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। सिमिलरली रीजनल अप्रोच में मेजर हमारी तीन अप्रोचेस है। पहला, हम किसी भी रीजन को एरिया वाइज डिवाइड करके पढ़ते हैं। दूसरा, फिर हम उसके रीजन को देख के कि अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है, कैसी हमको वहां पे प्लानिंग करती है, उस अकॉर्डिंग हम उसको प्लान करके डेवलप करने की कोशिश करते हैं। थर्ड वाई रीजनल डेवलपमेंट है। और फोर्थ जो पॉइंट हमारा दोनों में कॉमन है, आपका सिस्टमैटिक अप्रोच में भी आएगा और रीजनल अप्रोच में भी, कि पहले आप रीजन को एनालाइज करते हो कि कैसा उसका लैंड स्ट्रक्चर है, किस तरीके से वो ह्यूमन बींग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, आप मैपिंग के थ्रू, आप जीआईएस जीपीएस के थ्रू, फील्ड सर्वे के थ्रू, जो भी आपके पास डेटा होता है उससे उसको समझने की कोशिश करते हो, एंड फिर उस अकॉर्डिंग उसके लिए एक प्लान इवॉल्व करते हो, ठीक है। लास्ट था फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ये सारी चीजें आती है जो हमारे लिए एक रोजमर्रा की जिंदगी का बेसिक सर्वाइवल का पार्ट है। तो जितना बेहतर तरीके से हम अपनी फिजिकल एनवायरनमेंट को समझेंगे उतना ही बेहतर तरीके से हम सर्वाइव कर पाएंगे और डेवलपमेंट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कॉमेंट कर देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट। बाय बाय।